हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आज जो ये वीडियो होगा वो जेई के प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा। ठीक है, जेई एडवांस और जेई मेंस के उन सवालों को मैंने चूज किया है जिन सवालों की मदद से मैं आप लोगों को पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम इस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के सवाल उठाए हैं जो जेई एडवांस और मेंस ने पूछे हुए हैं, और उन सवालों को बताते हुए मैं उनके बेसिक कंसेप्ट को भी बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट बताने से क्या होगा कि इस वीडियो के दौरान आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ उन कंसेप्ट्स का भी पता लग जाएगा, और उन कंसेप्ट्स की मदद से हम पूरा चैप्टर यहां पर रिवाइज कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहूंगा। कल 11:30 बजे अनअकैडमी पर सॉल्यूशन का क्लास होने वाला है, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ना है तो वहां पर अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री क्लास है। इस क्लास का लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे ही दूंगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर को देखना। सबसे पहला प्रीवियस ईयर जो लिया है वो एक ट्रू फॉल्स है। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 plus B2 giving 2AB is K, then for the backward reaction AB giving half A2 plus half B2, the equilibrium constant is 1 by K। अब हमें बताना है ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके इस सवाल को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं तो यहां पर हो क्या रहा है, A2 और B2 रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं 2AB। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों को गिवन है जो कि K के बराबर है। अब उन्होंने क्या कहा, इसी की रिएक्शन में कुछ चेंजेस करके हमने एक नई रिएक्शन बनाई, और वो नई रिएक्शन क्या है, AB गिविंग हाफ A2 प्लस हाफ B2, ये एक नई रिएक्शन बनाई। तो अब इस रिएक्शन से यहां तक पहुंचने के लिए, इस रिएक्शन तक पहुंचने के लिए क्या काम किए होंगे। सबसे पहले तो अगर देखें तो यहां पर जो AB था वो प्रोडक्ट साइड में है, यहां पर रिएक्टेंट साइड में है। तो सबसे पहले तो मैंने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिवर्स किया। दूसरे काम को अगर देखें तो यहां पर 1 मोल B2 का था, यहां पर आधा मोल है। तो यहां पर अगर देखें तो मैंने दूसरा काम क्या किया है, रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई। तो मुझे इक्विलिब्रियम अलजेब्रा ने ये चीज सिखाई थी कि कभी अगर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्स हो जाता है। जैसे ही डायरेक्शन को आप बदलोगे, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स होने पे ये K से 1 by K बन जाएगा। साथ ही साथ जिस वैल्यू को, जिस कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट पावर में और चला जाता है। तो यहां से अगर मैं नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखूं तो वो हो जाएगा 1 by K की पावर अंडर 1 by 2। तो यानी कि ये अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बेसिकली क्या है, 1 upon अंडर रूट K। तो यहां पर अगर देखें तो वो क्वेश्चन में कह रहा था 1 by K के बराबर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल था, ये अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, जिसका बेस स्ट्रांग होगा वही कर पाएगा ऐसे सवाल। When a liquid and its vapor are at equilibrium and the pressure is suddenly decreased, then cooling occurs। तो ये क्या कह रहे हैं, हमने लिक्विड और उसके वेपर्स को इक्विलिब्रियम पर रखा और सडनली क्या हुआ, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम पे है, और हमने एक्सटर्नल प्रेशर को घटा दिया। आपको पता है जैसे ही प्रेशर घटाते हैं तो प्रेशर घटाने का मतलब ही होता है वॉल्यूम को बढ़ाना, और सिस्टम का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो जैसे ही सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है तो सिस्टम ट्राई करता है उस डायरेक्शन में जाने की जहां पर उस बढ़े हुए वॉल्यूम को वो पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर सके। तो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए सबसे बेहतर चीज होती है गैस। तो जैसे ही आप प्रेशर को घटाओगे तो ये रिएक्शन जाएगी वेपर्स की तरफ, गैसेस की तरफ। तो ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इस रिएक्शन की अगर मैं डेल्टा H की बात करूं तो ये डेल्टा H होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, वेपर्स, और रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड। लिक्विड और वेपर्स की अगर बात करें तो वेपर का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। तो डेल्टा H का वैल्यू क्या है इस रिएक्शन में, पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने प्रेशर को घटाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, और रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि कूलिंग हो जाएगी।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो ये एक एमसीक्यू सवाल था, 4 में से एक ऑप्शन सही होंगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 by O2 to SO3 is an exothermic reaction. The yield of SO3 will be maximum if ली चैटलियर का एक सवाल है। इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि SO2 गैस को हमने रिएक्ट कराया हाफ O2 गैस के साथ और यहां पर SO3 गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू उसने कह रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है। तो मुझे क्या करना है कि किसी तरीके से SO3 के अमाउंट को बढ़ाना है। अब SO3 के अमाउंट को बढ़ाने का मतलब है प्रोडक्ट की तरफ मुझे रिएक्शन को लेके जाना है। अब ली चैटलियर से मैं एक बात को जानता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एक्सोथर्मिक के केस में जब भी टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाता है। इसके विपरीत अगर करोगे तो टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड में। और रिएक्शन के फॉरवर्ड में जाने का मतलब ही क्या होगा, SO3 का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर की टर्म्स में कहूं तो टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अब प्रेशर की टर्म्स में भी ऑप्शन दिया है तो प्रेशर की टर्म्स में भी समझ लेते हैं। प्रेशर की टर्म्स में अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझना है, इसके सवालों को करना है, तो बस एक लाइन याद कर लो कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो रहे हो। क्योंकि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ही हमने प्रेशर लगाया वॉल्यूम घटा। अब इस कम वॉल्यूम में सिस्टम कैसे एडजस्ट करेगा, अपने नंबर ऑफ मोल्स को कम करके। तो हमेशा प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। अब यहां पर अगर देखें तो रिएक्टेंट की तरफ 1 + 1/2 टोटल 3/2 मोल्स है, प्रोडक्ट की तरफ 1 ही मोल्स है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम मोल्स हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, कम मोल्स यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो SO3 का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहां पर हमें SO3 का अगर अमाउंट बढ़ाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमोनिया का ये सवाल दिया था, प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट अ टेम्परेचर वेयर इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज एप्रिशिएबल एट इक्विलिब्रियम। मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक एक करके चारों स्टेटमेंट को समझते हैं। पहली स्टेटमेंट है Kp डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। Kp आप लोगों को पता हो, Kp और Kc, Kp, Kc और Kpc ये तीनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, उसके अलावा वो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो प्रेशर पे तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। अब बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। वैसे आंसर तो मिल ही गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में उसने कहा अल्फा डज नॉट चेंज विद प्रेशर। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन अगर आपको याद हो तो अल्फा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट कंसंट्रेशन के। और कंसंट्रेशन के अगर इनवर्सली है तो हमें पता है कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम के डायरेक्टली। और वॉल्यूम को चेंज कौन कर सकता है, प्रेशर। तो प्रेशर के फिर से ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा। तो प्रेशर से क्योंकि वॉल्यूम चेंज होती है और वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो एट लास्ट अल्फा भी चेंज हो रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, अल्फा चेंज होता है प्रेशर के साथ। इसके बाद अगर बात करें ऑप्शन सी की, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डज नॉट चेंज विद प्रेशर। ये तो अभी हमने लास्ट सवाल में देखा ही कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। और यहां पर अगर देखें तो इस रिएक्शन की अगर बात करें तो N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल्स हैं। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और NH3 का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन सी भी गलत होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 चेंज होगी प्रेशर के साथ। इसके बाद ऑप्शन डी की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन नाइट्रोजन। ये तो बिल्कुल गलत है। यहां पर आप देख सकते हो अगर 1 मोल नाइट्रोजन का लिया तो हमें कितने मोल हाइड्रोजन के लेने हैं, 3। तो हमेशा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
तो हमेशा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी, तो ऑप्शन डी भी गलत है। एक स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो ये भी ली चैटलियर पर बेस्ड था। ली चैटलियर पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x plus y giving x3y, the amount of x3y at equilibrium is affected by। तो यहां पर क्या है, एक रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन का हमें ये बता रखा है 3x plus y giving x3y, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में x3y का अमाउंट किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, इन चारों में से मुझे ये बताना है। सबसे पहले अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पर एक्सप्लेन करूं तो 3 मोल्स हमने x गैस के लिए, 1 मोल y गैस का लिया, और यहां पर 1 मोल हमारा यहां बना x3y गैस का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने टोटल रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल्स देखूं तो 4 मोल गैस की ली, और यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ देखूं तो 1 मोल गैस का मिला। तो अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अब प्रोडक्ट की तरफ तो देखें तो 1 मोल गैस का है, रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल गैस के हैं, तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, यानी कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होगा वो होगा नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर के साथ यहां पर कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो होगा ही। दूसरी तरफ प्रेशर की अगर बात करें तो 4 मोल रिएक्टेंट के हैं, 1 मोल प्रोडक्ट का है, तो प्रेशर बढ़ाने पे मुझे पता है रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, और यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 2 ही फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, x3y के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। वो फैक्टर है एक तो टेम्परेचर का, दूसरा प्रेशर। कैटलिस्ट अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से चेंज करता है कि जिस रेशो में K फॉरवर्ड बढ़ता है उसी रेशो में K बैकवर्ड भी बढ़ता है। और K इक्विलिब्रियम क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। मान लो कैटलिस्ट ने K फॉरवर्ड को डबल किया तो वो K बैकवर्ड को भी डबल करेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उतना ही बैकवर्ड में। तो जिस रेशो से K फॉरवर्ड बढ़ेगा उसी रेशो से K बैकवर्ड, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी। इसीलिए कैटलिस्ट यूज करने से अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं ली चैटलियर का ही सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर N2O4 गिविंग 2NO2 एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इज हाफ। वॉल्यूम को आधा कर दिया। फॉर दिस which of the following statement holds true regarding the equilibrium constant Kp and degree of dissociation alpha। अब देखो वॉल्यूम को तुमने हाफ कर दिया तो Kp और अल्फा पे क्या असर होगा ये पूछ रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था Kp तो केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम को आधा करो चाहे डबल करो चाहे कुछ भी करो, Kp पे कोई असर नहीं होगा। अब यहां पर अल्फा की अगर बात करें तो मुझे पता है अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √c, यानी कि अल्फा जो होता है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही वॉल्यूम को आधा करोगे तो अल्फा भी चेंज होगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, Kp तो चेंज नहीं होगा लेकिन अल्फा जरूर चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक के जब हम कांस्टेंट्स को इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ते हैं तब ऐसे सवाल बनते हैं। काफी अच्छा सवाल था, थर्मो और इक्वी का कॉम्बिनेशन था ये। द हेबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एट 298 केल्विन। हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करके NH3 बनाते हैं। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू है -46 किलो जूल, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, एट इक्विलिब्रियम जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा N2 प्लस 3 गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ H2 वो 2NH3 के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट हमें बताना है सही है या नहीं है। और G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल।
पर मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमने जी मानी है। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इस बात को अगर मैं प्रूव करूं तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो होता है वो जीरो के बराबर है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो है, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस रिएक्टेंट का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब डेल्टा जी जीरो है तो प्रोडक्ट का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना है, ये होगा ट्वाइस इंटू जी NH3 के। मैं ट्वाइस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये तो डाटा 1 मोल का दिया है, लेकिन रिएक्शन में मेरे पास कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस रिएक्टेंट की अगर निकालूं तो रिएक्टेंट की कितनी होगी, N2 का 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 के 3 मोल्स हैं तो पर मोल के डाटा को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहां से हम निकाल सकते हैं 2 गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ NH3 इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी N2 प्लस 3 टाइम्स गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ H2। तो यहां पर अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ऑन एडिंग N2 द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही बात है, रिएक्टेंट को जब आप ऐड करते हो तो रिएक्शन कहां जाती है, प्रोडक्ट की तरफ। इक्विलिब्रियम में ली चार्टलियर प्रिंसिपल ने यही बताया था कि रिएक्शन में अगर तुम कोई चेंज करते हो तो रिएक्शन ट्राई करता है उस चेंज को खत्म करने का, नलीफाई करने का। तो अगर तुम रिएक्टेंट का अमाउंट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन ट्राई करेगा उस अमाउंट को कम करने का, और रिएक्टेंट के अमाउंट को कम करने के लिए रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बात तो सही है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन रीजन को अगर मैं पढ़ूं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसका रीजन सही नहीं है। इसका रीजन ली चार्टलियर ने एक्सप्लेन किया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सिस्टम हमेशा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाता है, और एंट्रोपी कहां बढ़ती है, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से तो ये रिएक्शन कहां जानी चाहिए, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी स्टेटमेंट की बात करें तो कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2 टाइम्स एंड दैट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बाय 1.5 टाइम्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है, अभी बताया मैंने। कैटलिस्ट जितना रेट फॉरवर्ड को बढ़ाता है, जिस रेशो में रेट फॉरवर्ड को बढ़ाता है उसी रेशो में रेट बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज जिस रेशो में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बढ़ती है उसी रेशो में एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को भी चेंज करता है कैटलिस्ट। तो दोनों फैक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। इसीलिए यहां पर अगर बात करें तो रेट फॉरवर्ड जिस रेशो में बढ़ेगा उसी रेशो में रेट बैकवर्ड भी बढ़ता है। तो यहां पर ये भी क्या होगा, दुगना ही बढ़ेगा, क्योंकि रेट फॉरवर्ड अगर दुगना हुआ तो रेट बैकवर्ड भी दुगना होना चाहिए। तो सी भी गलत है। ऑप्शन डी तो फिर गलत है ही है, बिकॉज ऑप्शन ए सही हो चुका है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो यहां पर सवाल है व्हेन NaNO3 इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड एट इक्विलिब्रियम। बताना है क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहले तो इस रिएक्शन को देख लो, NaNO3 को आपने हीट किया, यहां से बना NaNO2 प्लस हाफ O2। अब इस रिएक्शन में याद रखना, इस रिएक्शन में जो ये NaNO3 है ये भी सॉलिड है, NaNO2 भी सॉलिड है, ये गैसियस फेज में है। तो हमें इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि सॉलिड के इंक्रीज, सॉलिड की कंसंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज से इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता। तो चाहे तो मैं एडिशन ऑफ NaNO2 करूं चाहे NaNO3 करूं, रिएक्शन की डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होगा। इसके बाद सी स्टेटमेंट को अगर देखें तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने के लिए डेल्टा एच का पता होना चाहिए। डेल्टा एच क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अब प्रोडक्ट में फिर से गैसेस का मोल है और सॉलिड का मोल है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। और हर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। तो ऑप्शन सी तो सही है। ऑप्शन डी की अगर बात करें, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन। ये बात मैं अभी बता चुका हूं, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं।
और इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है? प्रोडक्ट की तरफ देखें तो प्रोडक्ट की तरफ 3/2 मोल्स है, रिएक्टेंट की तरफ 1 ही मोल है, तो रिएक्शन कहां जाना पसंद करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं। तो डी स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी। ये एमएसक्यू टाइप सवाल था, यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, नेक्स्ट भी एमएसक्यू टाइप सवाल था। फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस H2O गैस गिविंग CO2 गैस प्लस H2 गैस एट अ गिवन टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय। CO2 का अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले ऑप्शन की बात करें तो कैटलिस्ट को ऐड करा के। कैटलिस्ट का तो मैं बता ही चुका हूं, कैटलिस्ट का अमाउंट पे कोई भी असर नहीं होता। दूसरा है इनर्ट गैस को ऐड करा के। इनर्ट गैस के एडिशन का असर केवल कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और वो भी तब जब सिचुएशन कैसी हो, डेल्टा Ng 0 के बराबर ना हो। लेकिन यहां पर अगर देखें तो प्रोडक्ट की तरफ भी 2 मोल्स हैं गैस के, रिएक्टेंट की तरफ भी 2 मोल है गैस के, यानी कि डेल्टा Ng 0, और डेल्टा Ng 0 पर इनर्ट गैस के एडिशन का भी कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट अगर देखें वॉल्यूम को डिक्रीज करके, वॉल्यूम को डिक्रीज करने का सीधा सा मतलब होगा प्रेशर को बढ़ाना, और प्रेशर को बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो। लेकिन यहां पर तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल है, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने पर भी कोई सिस्टम पे असर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। हां, अगर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो उस अमाउंट को कम करने के लिए ली चार्टलियर के हिसाब से रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये रिएक्शन जाएगी तो CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल जो था वो जेईई एडवांस के 2013 के पेपर से था। इस सवाल में क्या पूछा था आईआईटी ने? द थर्मल डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम ऑफ CaCO3 इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशन। CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर देता है लाइम और CO2 गैस। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट आर। हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इन चार में से सही होगी। सबसे पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन T। डेल्टा H की अगर बात करें तो डेल्टा H थर्मो के हिसाब से अगर हम देखें तो किसके बराबर है? Cp डेल्टा T के बराबर। और ये इक्वेशन क्लियरली शो करता है कि डेल्टा H टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, ये गिवन होता है कि इस टेम्परेचर रेंज के बीच डेल्टा H इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम कभी कभार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टा H डिपेंड करता है या नहीं करता। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में उसकी डिपेंडेंसी को लेकर चलना है या नहीं चलना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें तो K इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3। K क्या इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3 पर? ये स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। तो वो इनिशियल अमाउंट के क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। सी ऑप्शन की अगर बात करें, K इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ऑफ CO2। अभी हमने बात करी, अगर टेम्परेचर सेम है तो K किसी और चीज पर तो डिपेंड करता ही नहीं, तो वो प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें, डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट इफ एनी। इस डेल्टा H ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट को समझना पड़ेगा। इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ग्राफ को देखना है बेसिकली। तुमने ये ग्राफ पहले भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अब देख लो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ये ग्राफ है। इसमें यहाँ पर जो ये है, ये पॉइंट दिखा रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी को, और ये पॉइंट दिखा रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी को। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम? हीट ऑफ रिएक्शन या डेल्टा H। अब ये रिएक्शन हमें पता है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है बैकवर्ड डायरेक्शन की भी, जिसे हम EAB बोलते हैं। ठीक है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की।
तो ये तो एक रिएक्शन थी नॉर्मल जिसमें कैटलिस्ट नहीं था। अब जैसे ही कैटलिस्ट डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ को अगर देखें तो कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हुआ, ये पर्पल कर्व हमें दिखेगा और पर्पल कर्व में हम देख सकते हैं जैसे ही हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट को डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू x घट गया। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी x ही अमाउंट कम हुआ और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का भी x ही अमाउंट कम हुआ। इसीलिए मैं पहले के सवालों में ये भी कह रहा था आप लोगों को कि कैटलिस्ट डालने पर अमाउंट चेंज क्यों नहीं होता, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड भी x वैल्यू चेंज होगी और बैकवर्ड भी x वैल्यू ही चेंज होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं हो पाता। रही बात डेल्टा H की, तो डेल्टा H पे कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी को कैटलिस्ट नहीं चेंज करेगा और ना ही प्रोडक्ट की एनर्जी को। कैटलिस्ट बस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है और जो हमारा डेल्टा H है वो एक्टिवेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, वो तो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा, बिकॉज डेल्टा H जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहेगा कैटलिस्ट से। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ टाइम को कम कर सकता है इक्विलिब्रियम के और कोई भी चेंज नहीं करता। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिट करेगा इक्विलिब्रियम को रिवाइज करने में। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो MCQ और MSQ और ट्रू फॉल्स थे उनको डिस्कस किया है। इसके पार्ट 2 में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, सभी NAT के सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि NAT के सवालों में अक्सर इक्विलिब्रियम में बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।